जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। आज हमारे साथ में हैं बहुत ही जाने माने प्रकांड कलाकार फनकार जनाब श्रीमान यासिर न्यूरानी सर। तो मैं स्टूडियो में इनका बहुत बहुत स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। तो आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद करता हूं आपका। तो बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान यासिर न्यूरानी सर। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरव्यू का सिलसिला यानी साक्षात्कार। तो यासिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया। जी, तो अब हम इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो सर, आप अपने बारे में बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आप शुरू से दृष्टिबाधित थे या कोई घटना हो गई, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, वैसे तो आपने सभी, मेरा नाम यासिर नूरानी है। मैं जम्मू कश्मीर पुलवामा से हूँ। मेरा जन्म हुआ है मेरे नानिहाल में और 2000 में मेरा जन्म हुआ है। 7 जून 2000 मेरा जन्म हुआ है सर जी, जी। तो और ब्लाइंडनेस मेरी बचपन से ही हुई थी। जब मैं पैदा हुआ तब से ही ब्लाइंड हूँ, बीच में नहीं हुई। अच्छा, तो जब आप ब्लाइंड हो गए तो आपके घर वालों ने कहीं न कहीं दिखाया होगा डॉक्टर के पास, हाँ, तो बहुत उन्होंने क्या बताया? हाँ, डॉक्टरों के पास, पीर बाबाओं के पास, मगर कोई फायदा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मैं और मेरा पापा और मेरी 2 बहनें। अच्छा अच्छा। तो आपके मम्मी पापा कुछ कार्य करते हैं? नहीं नहीं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। मेरा पापा वो लकड़ी का काम करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये बताइए कि बचपन में आप जब रहे होंगे, जब आपको पता चला कि मैं दृष्टिबाधित हूँ ये और आम बच्चों जैसे नहीं हूँ, तो आपको अपने आप में कैसा लगा? क्योंकि उस वक्त मुझे पता था सभी दृष्टिबाधित हैं, शायद मेरी तरफ से सभी। फिर मैंने धीरे धीरे संभाला। अच्छा अच्छा। तो तो उस समय आपका आपके भाई बहनों के साथ में कैसा व्यवहार था? सबसे पहले जो मेरी 2 बहनें, वो मेरे बाद, एक बहन मेरे 7 साल के बाद आ गई है जी। और दूसरी बहन उसके बाद 3 साल। अच्छा भाई मेरा कोई नहीं है, जो मैंने पहले ही बताया। अच्छा। तो उस समय आपके साथ में बचपन के आप अन्य दोस्त भी रहे होंगे जिनके साथ कुछ खेल वगैरह खेलते रहे होंगे, या कुछ शरारत वगैरह रही होगी जो बच्चों की होती है। मैं ज्यादा अपने कमरे में ही रेडियो सुनता आया था। वो उन दिनों एक प्रोग्राम आता था, चित्रलोक नए जमाने की संगीत सरिता वगैरह जी। सुनता था। अच्छा, तो बचपन में आपको खाने पीने में क्या पसंद था? और राजमा की दाल चावल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके दृष्टिबाधिता को लेकर के आपके जो रिश्तेदार हैं उनका क्या हाँ, रुझान था, वो क्या नहीं नहीं, सभी सभी पढ़े लिखे थे। हालांकि आप इन जो देख यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनको सभी पता है। तब जी भी मैं बता रहा हूँ, जो मेरा सपोर्टर रहे, आज भी रहे, आज जी भी रहता हूँ मैं। जिन्होंने मुझे सिंगिंग सिखाया, बाकी चीज, मेरा मामा जी है, जी जो लेक्चरर रह चुके हैं। जी। और वो वही उन्होंने किया। और वही जब मुझे रेडियो कश्मीर जाना है या कोई भी दूरदर्शन, वही लेते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ छाड़ कर मुझे पाला है। मतलब छोड़ा नहीं, मतलब मुझे ही ध्यान देते हैं आज चलिए, भी, मेरा मामा जी। आपके मामा श्री को मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ, आपके माँ बाप को भी प्रणाम करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी जिंदगी दी है उन्होंने और समय समय पर आपका साथ दिया है। अच्छा, और ये बताइए कि बचपन में जैसे आप गांव या शहर में रहते होंगे, तो कुछ ऐसे खेल बच्चों के होंगे जो आपको याद आते होंगे। जैसे कमरे में तो आप रेडियो सुनने के लिए तो बता ही दिए है, लेकिन कभी कभी भाई बहनों के साथ कुछ खेलते रहे होंगे ना, कोई गेम वोम, तो याद यदि हमारे श्रोताओं को आप बता दें। नहीं नहीं, ये गांव जैसा माहौल था तब। एक प्रोग्राम, ये खेल आते थे। मेरा जो कजिन ब्रदर्स थे, हम एक राजा भी राजा खेल करते थे। एक 2 हाथ में लेकर इस तरह घूम गोल गोल कर घुमाते थे। वो थोड़ा थोड़ा मैं खेलता, बाकी फिर मुझे उसके साथ पसंद नहीं आए, उन चीजों के साथ। क्योंकि मैं फिर गाना वाना में ज्यादा, मैं चाहता था मेरी आवाज लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मेरे ज्यादा गाने पर से ज्यादा ध्यान देता था। अच्छा अच्छा। तो आपको अपने परिवार में आपका किससे सबसे ज्यादा लगाव था, मम्मी से कि पापा से या भाई बहन से, सबसे ज्यादा? जब मैं छोटा था तब मेरा पापा से था।
बीच अच्छा। बीच में। हाँ, क्योंकि हाँ मैं रोता था जब मेरा पापा जाता था हाँ। घर मेरी नानी हाल से, मगर फिर बीच में मुझे चेंज आ गई। आज मेरी मम्मी के साथ ज्यादा लगाव है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मम्मी से सबसे ज्यादा लगाव है। मम्मी का तो खैर लगाव होता ही है, क्योंकि माँ ही प्रथम गुरु मानी जाती है बच्चों की। तो अब इस सेशन को हम खत्म करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने पसंद के अपनी ही आवाज में हमारे YouTube श्रोताओं को लिए एक सुंदर सा कोई भी गीत सुनवाएं। देखिए, मेरी मेरे आपको पता है मैं रेडियो कश्मीर में आर्टिस्ट हूँ, रेडियो ऑल इंडिया श्रीनगर में। जी वहां पर ज्यादा कश्मीरी चलते हैं। फिर मैंने बीच बीच में आप लोगों के लिए, बाकी दोस्तों के लिए हिंदी उर्दू भी मतलब गा रहा हूँ। आप कौन सी गजल सुने, हिंदी उर्दू में या कश्मीरी लोकगीत? मेरी आवाज में मैंने खुद के कुछ कंपोज किए, कुछ मेरे गुरु जी ने। बिल्कुल, आप कोई भी सुनवा दें हमारे श्रोताओं को, कोई भी गीत जो चलो आपको मैं दिख उर्दू जाए। ही सुनाता हूँ ताकि कोई कोई समझिए क्या बजा है कश्मीर में। जी। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। उस मैल से नहीं मतलब, दिल जिसे हो बेगाना, उस मैल से नहीं मतलब, दिल जिसे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बर्बाद, हंगामा है क्यों बर्बाद, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत गजल सुनाया। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकते, जरा तबीयत से एक पत्थर उछाल कर देखो यारो। तो साथी दोस्तों से निवेदन है कि आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी ही मिलता हूँ एक ब्रेक के साथ, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं और बहुत ही अच्छे फनकार यासिर नेवरानी सर। शुक्रिया। वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आ गया हूँ, आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी, और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं आदरणीय श्रीमान यासिर नेवरानी सर। तो आपका एक बार फिर स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। तो जी जी आइए अब हम दूसरे सेशन का प्रारंभ करते हैं। स्वागत है सर। जी सर, शुक्रिया। तो इसमें हम अब आपसे आपकी शिक्षा दीक्षा को लेकर के प्रश्न पूछेंगे। तो लीजिए अब शुरू करते हैं, ताकि हमारे दृष्टिबाधितों को बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिले। तो सर, आप हमें ये बताइए कि सर्वप्रथम आपके पेरेंट्स को किसने बताया कि दृष्टिबाधित भी पढ़ सकते हैं, या उनके स्कूल के बारे में? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, मेरा मामा जी था, वो जी लेक्चरर था जी और आज वो रिटायर है। जी तो उन्होंने जब मेरी माँ को कहा है तुम कुछ मत करो, ये समझो मेरा ही बच्चा है, मैं ही उसको पालूंगा, जी पोसूंगा, बड़ा करूंगा। जी वो जब वो मुझे खुद पढ़ाते थे, खुद मैं फिर याद करता था, फिर उनको सुनाता हूँ। जी फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही अपने स्कूल में मैट्रिक पास करवाया, मगर ऐसे ही, वो तो मान्य नहीं है, मगर उन्होंने करवाया। जी तो फिर एक दिन क्या हुआ है, फिर उन्होंने मुझे म्यूजिक में अलग अलग उस्तादों के पास लिया है म्यूजिक कोर्स करने के लिए। जी तो उसके बाद मैंने रेडियो ऑडिशन हो गया 2000
11 में पास रेडियो ऑडिशन तो किया मैंने, पहला ग्रेड पास। जी उसके बाद बी हाई ग्रेड, तो आज ए के लिए अप्लाई किया। और उसके बाद 2012 में पुलवामा हमारे में आया है ब्रेल रिसोर्स सेंटर। जी माह रमजान के लिए मैं घर आया था, वरना मैं मामा जी के पास रहता था। जी घर आया था यहाँ पुलवामा, फिर यहाँ पर पता लगा एक पुलवामा में रिसोर्स सेंटर आ गया है जो जी बुलंद लोगों को पढ़ाते थे। हालांकि उससे पहले मामा जी ने मुझे कई स्कूलों में लिया है, वहां पर कह रहे यहाँ पर खाली खाना चलता है, वहां पर सीधा तालीम नहीं है, कश्मीर में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मगर फिर आ गया था रिसोर्स सेंटर, वहां पर एक उस्ताद और मैडम थे, उन्होंने मुझे ब्रेल सिखाया। जी तो मैंने नहीं, पहले दिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, बाद में मैंने धीरे धीरे समझा। जी फिर मैंने, उसके बाद जो मेरा ब्रेल कंप्लीट हो गया है, फिर मैंने यहाँ नॉर्मल बच्चों के साथ तालीम की अपने मिडिल स्कूल गांव में। जी फिर मैं वहां पर पोजीशन लेता था। जी। सेकेंडरी लेवल तक मैंने यहाँ पढ़ा, 8th तक जिसको कहते हैं, उसको सेकेंडरी लेवल कह रहे। अच्छा, जब जब आप पहली बार विद्यालय में एडमिशन लिए थे तो आप कितने वर्ष के थे और पहला दिन आपका कैसा गुजरा? बिल्कुल बेकार, क्योंकि मैंने मम्मी को कहा मैं घर ही जाऊंगा, रेडियो अच्छा सुनता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, क्या ब्रेल डाट कौन लिखेगा, 6 डाट बनाएगा। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, वो उस समय जो है जब आप वहां पे पहुंचे होंगे तो आपके जैसे और भी दृष्टिबाधित बच्चे मिले होंगे, तो हाँ उनके हाँ। तो उनके साथ आपका कैसा लगाव था? अच्छा है, क्योंकि आज मेरा दोस्त है इरफान, वो क्रिकेटर है माशाल्लाह। अच्छा। दूसरे ने दूसरी बच्ची ने वो हज किया है आज। वो आज और वो अपनी, बस मेरा थोड़ा अलग रह गया। फिर मैंने 12th तक बाहर दिल्ली में पढ़ा और 10th, तो आज मैं म्यूजिक में एमए कर रहा हूँ आज प्रेजेंट में। अरे क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और आपकी तरक्की हो, प्रगति हो, हम दुआ आमीन। करेंगे आपके लिए, ईश्वर से, है ना। और ये बताइए कि उस समय आपका सबसे पसंदीदा विषय यानी सब्जेक्ट कौन सा था? उस वक्त ना, हाँ, जी क्योंकि उस वक्त मेरा पहला मतलब ये था, इंग्लिश जो है जी। उसी को मैं प्रेफरेंस करता था। बाकी मैथ में मैं थोड़ा नहीं ठीक समझता था उन दिनों मैथ। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके पसंदीदा शिक्षक कौन थे यानी टीचर, जिनको आप सबसे मेरे ज्यादा? जिंदगी में बहुत टीचर रहे, म्यूजिक में थोड़ा ज्यादा, मगर एजुकेशन में वही दो थे, हाँ। फिरदौस अहमद और मसरत तबसुम इंदिरा, भी वही दो थे। अच्छा अच्छा। आप म्यूजिक में क्या क्या बजा लेते हैं आप? हारमोनियम तक ये खुद देखा, वो जो एक सिंगर की पहचान है। और जी साथ में थोड़ा थोड़ा कीबोर्ड भी बजाता हूँ। जी। और बाकी तो कुछ नहीं, बाकी जो रेडियो में होते हैं वो बाकी साज बजाने वाले। अच्छा, आपको ऐसा कब लगा कि मैं संगीत में कुछ कर सकता हूँ, यानी संगीत के प्रति लगाव आपको किस तरीके से हुआ? मैं देखिए, मैंने आपको पहले ये बताया शुरुआती में, जी मैं पितृलोक नए जमाने का वो गाना सुनता था। फिर जब मैं छोटा था, मैं सोच रहा था ये कुमार शानू अलका याग्निक जो है, ये रेडियो में ही, मैं रेडियो तोड़ना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ कुमार शानू के साथ। इसलिए वो मेरा अच्छा सोच अच्छा। था छोटे में। ये हाँ क्या गजब की जिज्ञासा थी आपकी। हाँ। हाँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था, मुझे हम्म। कुमार शानू ही गाइडेंस करेगा, अलका याग्निक मुझे गाइडेंस करेगा, बाकी मोहम्मद रफी को मैं नहीं मानता था। अच्छा मैं अपनी कश्मीरी भाषा को मानता था, मेरे कश्मीरी गाने बकवास है। अच्छा। मोहम्मद रफी बाद में मेरे उस्ताद क्यों और नहीं टीचर ने, मानते थे, मामा इसके जी ने पीछे क्या समझाया। मोहम्मद रफी क्यों क्यों पसंद नहीं करते थे, क्या रीजन था? क्योंकि वो अलग तरीके से, वो क्लासिकल टाइप मन रे, और ये गाना एक तो चीज बड़ी है मस्त। उसमें एक सरगम था, सानीदा साना। मैं सोच रहा ये बकवासी, जिसमें गाने में सरगम है, एक बकवास गाने में। और बाद में पता चला है यही इल्म है, असली असली इल्म तो यही है। असली जान तो यही है। हाँ अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो विद्यालय के समय में आप अपने सहपाठियों के साथ भी कुछ खेल या कुछ हाँ शरारतें हाँ, करते क्रिकेट रहे विकेट होंगे? मैंने खेला, मगर बाद में थोड़ा मैं बीमार भी हो गए बीच में, तो अरे क्या हो गया था? वो थोड़ा मेरा राग शार्ट हो गया, हो रहा था उस वक्त, नशे अच्छा। सर की शार्ट हो रही थी। हाँ। तो इस वजह से फिर मैंने वो छोड़ना। फिर मैंने 12th तक पढ़ा बाहर, वहां पे बहुत मजा आता था दिल्ली में। और पहले नेशनल लेवल पर मैंने 2013 में मैंने उड़ीसा गया, पहली नेशनल लेवल मेरी वही थी जब अच्छा, मैंने गाने का क्रिकेट मौका में? मिला। क्रिकेट में? नहीं नहीं नहीं, गाने में, गाने में, गाने में? अच्छा अच्छा। हम्म। उड़ीसा में।
अच्छा अच्छा अच्छा। जिसको उड़िया भी कहते हैं लोग। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली में आप कहाँ पर पढ़े थे, कौन से दिल्ली कॉलेज में में? विकासपुरी स्कूल और हाँ। ओपन स्कूलिंग के थ्रू मैंने किया है वो। अच्छा अच्छा, ये, विकासपुरी। अच्छा, हाँ बिरजानंद जो हाँ स्कूल हाँ है वहाँ पे सेंटर था। हाँ हाँ। हाँ। और रहते कहाँ पर थे दिल्ली में आप? वो एक हेल्प फाउंडेशन था यहाँ पर, इसमें कश्मीर की एक शाख था, वहाँ लोग कश्मीर में एक शाख था, वो निगर शफी वो करवा रही है। अच्छा। उनका एक दिल्ली में भी हेल्प हेल्प फाउंडेशन था, वही हम्म। हमारी खर्चा उठा रहे थे उन दिनों। अच्छा। अब ये बताइए कि मतलब जब विद्यालय में आप पढ़ते थे तो वहाँ का खाना पीना कैसा था? देखिए, हर जगह तो माँ बाप के प्यार या माँ बाप का खाने जैसे नहीं भाई मिलता, आप खुद जानते हैं। जी जी। ये हम कभी कभार अच्छा भी होता था, कभी कभार नहीं भी होता था, क्या कर सकते हैं। नहीं, वो तो है। और कुछ भी जो सुविधाएं वगैरह थी रहने की हाँ हाँ, या? वो तो अच्छा है, हाँ वो तो अच्छा है, आज भी उस हॉस्टल में आज भी अच्छा है वो। अच्छा, तो उस हेल्प समय की फाउंडेशन। कुछ बातें जो आपको अभी भी याद आती हैं कि काश हम अभी भी विद्यालय में रहते तो बहुत कुछ करते, है ना? हाँ जैसे, हाँ जैसे मेरा मेरा उस्ताद जो है, जी। उन्होंने मुझे कंप्यूटर सिखाया और मोबाइल, हाँ वो भी हाँ। फनी है। जब हम बैठते थे, हम अपने दोस्त, आमिर नाम है उसका, और मेरा उस्ताद निसार अहमद, हम कुत्ते की आवाज निकालते थे, मिमिक्री करते थे। क्या बात है, क्या और बात। हाँ, शाम बहुत को बढ़िया। या दूसरा वो हाँ छोटा कुत्ता आ रहा है, वो भी हाँ। करता। तो फिर हम उसमें मेरे साथ वो बातें करते थे, उन दिनों याद आ रहा है यार। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बात है। अच्छा, और हमारे श्रोताओं को अपने पापा मम्मी के नाम के बारे में भी बता दें ताकि वो लोग भी जान जाएं जिन्होंने आपको तैयार देखिए, करके मेरा यहाँ पापा पे। का नाम है गुलाम नबी नजार, जी मेरी मदर का नाम है निगीना अख्तर। जी जी। और भाई बहन का भी नाम यदि आप बताना चाहें तो आप बता भाई सकते हैं। भाई मेरा भाई कोई नहीं है, जी मेरी बहन है, जी। मुनाजा नबी और उजरा नबी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे संस्कार आपको मिले हैं और आप तरक्की करेंगे, दृष्टिबाधितों के मिसाल बनेंगे। और हम जो है इंशाल्लाह से दुआ करेंगे कि आप जो है तरक्की करें, प्रगति करें। अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि ऐसे लोग, ऐसे दृष्टिबाधित लोग जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं या पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अपने आप को अपने घर में कैद करके रख लिए हैं और आगे नहीं बढ़ पाए हैं, गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कहते हैं डेवलपिंग, वो तो देखिए, जी अगर माँ बाप पढ़े लिखे हो तो वेल एंड गुड, वो तो खुद समझदार है, कदम उठा सकते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप पढ़े लिखे थे, जी जी। पढ़े लिखे है आज भी। मगर कुछ लोग ऐसे भी जो समझते हैं ब्रांड को बोझ, वो बेवकूफ है मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी मुझे ले लो, मैं इस वक्त घर में है, मगर मैं तब भी, अगर चाहे वो रेडियो की मदद से, आप खुद जानते हैं, ऑडियो एडिटर से मैं ऑडियो एडिटर मतलब करोकी वराकी बनाता हूँ, इससे मैं थोड़ा थोड़ा कमाता हूँ। तो जी मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए इससे, चाहे आप मोबाइल से घर बैठे करो या बाहर निकाल कर। जी जी। अच्छा अच्छा। और मैंने सुना है कि आप एडिटिंग भी बहुत जबरदस्त करते हैं। ये भाई ये ये तो आपका ये बड़ा प्रेरणा, पुण्य। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि हमें एडिटर बनना चाहिए? देखिए, मुझे एक आदत है, मैं जब मैं छोटा था, मैं जी खुद गाड़ी चलाना चाहता था। जी। खुद एक दफा मैं ट्रैक्टर, मैंने ट्रैक्टर को अपने टेप रिकॉर्डर की लगाई, वो स्टार्ट हो गए, वो उसने दुकान को तोड़ा। हालांकि अच्छा। उन लोगों को मुझे मारना चाहिए था, मगर उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, तुमको लगा तो नहीं, हाँ ट्रैक्टर वाले ने। तब से मेरी वो हाँ। मामा ने मुझे लिया है, उन्होंने कहा तुम लफंग बन गए, ये बन गए हो, फिर तुम मेरे घर आओ। फिर मैंने सीखा वो सिंगिंग। मैं खुद गाड़ी चलाना चाहता था। जब मैं रेडियो पर ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम सुनता था, मैं कह रहा था जी, ये एडिट कैसे करते, इको कैसे करते, हेलो 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 हेलो। फिर हम्म मैं खुद एक ऑडियो को करना चाहता है। फिर पहले जब मैंने मोबाइल लिया, हम्म। कंप्यूटर सीखा, मगर घर में नहीं था, मगर मैंने सीखा। फिर एक वॉइस चेंजर विद इफेक्ट नामक एप्लीकेशन आई है, जी उससे मैंने यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख रहा था धीरे धीरे। फिर आ गई ऑडियो लैब, जिसने धमाका मचाया है, जिसमें आप भी जानकार हैं। फिर मैंने सीखा, एक लड़का है यहाँ का, एक शोएब अंसारी जी, जी। उनसे मैं थोड़ा मदद लिया। फिर इधर उधर खुद एक्सपेरिमेंट की, यहाँ अगर इस तरह करे तो कैसा। तो ये चीज है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब ये बताइए कि अब इस सेशन में को हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त आप हमारे श्रोताओं को अपनी आवाज में कौन सा गीत सुनवाना देखिए, पसंद? मैंने एक जी हाल ही में गजल गाई है, ये मुझ पर है। हालांकि मैं तो लोगों को हंसाता भी हूँ, मगर अंदर से मैं दुखी हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा, सुनाइए, एक स्वागत गजल मैंने गाए हैं हाल ही में, जी। असल में गाए हैं जगजीत सिंह साहब ने, मैंने कोशिश की है। चलिए चलिए, स्वागत है, स्वागत है। उस गजल का नाम है कोई दोस्त है न रकीब है, हाँ तेरा हाँ। शहर के तेरा तेरा शहर कितना अजीब है। अगर वो आपकी लाइब्रेरी में है तो जी, वो लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। लाइब्रेरी में, हाँ लाइब्रेरी में ढूंढेंगे हम, हाँ लेकिन जी जी। आप अपनी आवाज में थोड़ा गुनगुना दें तो बढ़िया रहेगा। कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। तो साथियों बने रहें, मिलता हूँ फिर एक ब्रेक के बाद। कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। वो जो इश्क था वो जुनून था, वो जो इश्क था वो जुनून था, ये जो हिजर है ये नसीब है, ये जो हिजर है ये नसीब है, ये जो हिजर है ये नसीब है, कोई दोस्त है न रकीब है। यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ कौन इतना करीब है, यहाँ कौन इतना करीब है, यहाँ कौन इतना करीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ सबके सर पे सलीब है, यहाँ सबके सर पे सलीब है, यहाँ सबके सर पे सलीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है,
कोई दोस्त है न रकीब है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। आ गया हूँ एक बार फिर स्टूडियो में। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में है आदरणीय श्रीमान जाने माने फनकार कलाकार आदरणीय यासिर निवरानी सर। तो एक बार फिर आपका स्वागत है, ये अंतिम चरण है। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। और सामियों को भी जिसने मुझ जैसे नाचिस को मेरा बकबक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ साथियों, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं। क्योंकि कहते हैं कि हर किनारे को किनारा मत समझो, हर दोस्त को प्यारा मत समझो, नजर नजर में फर्क होता है यारों, हर नजर को इशारा मत समझो। तो अपनी जिंदगी बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं लास्ट सेशन का इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार आदरणीय यासिर निवरानी सर के साथ। तो सर, आप ये बताइए कि अब तक अपने जीवन में आप कौन कौन सी उपलब्धियां अर्जित कर चुके हैं? म्यूजिक के बगैर मैंने कहा ना, मेरा बहुत शौक था। मैं पहले यही जानना चाहता था, मैं बॉलीवुड में जाऊं, कुमार शानू मेरे सर पर हाथ रखेगा, वही शौक था मेरा। और वो किसी कारण पूरा नहीं हो पाया अच्छा, उस समय। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये बताइए कि बहुत सारे आप प्राइज भी जीते होंगे, हाँ हाँ है ना? तो आप हाँ। बताइए अपने प्राइज की यादें, कि जब आपको पहली बार किसी कंपटीशन में आप विजयी हुए और आपको पुरस्कार मिला, तो आपको कैसा लगा? पहली बार जब जब मैं मामा के पास था, मतलब आज भी हूँ, दिल और मेरा दिमाग उसी के पास है, मगर बस नाम क्यों मैं घर में हूँ। जी तो जी। उन्होंने वो नाथ कंपटीशन करवा रहे, मतलब उन दिनों उनके स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में नाथ कंपटीशन। उस वक्त प्राइस था 50 रुपए, 100 रुपए, और एक कुरान की किताब मुझे दिया है वहां के डीसी साहब ने। वो जी मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है, कुरान की किताब। जी जी, क्या आप बात है, क्या हाँ बात है। पहली ही परफॉर्मेंस में आपको ईश्वर के वक्तव्यों के दर्शन हो गए। बहुत अच्छी बात है। तो अब ये जानना और चाहूंगा। और हाँ और उसके बाद जब मैंने ये स्कूल संभाला, जी। बाद में मैंने यहाँ पुलवामा में आकर, जैसे कि उड़ीसा में गए, वहां पर मैंने 3,000 जीते हैं। एक गाना गाया, जुबान पे दर्द भरी दास्तां, लाइव था वो। थोड़ा सा दो लाइन हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुना दीजिए गाना। हाँ ये मुकेश साहब ने गाया, मैं कोशिश करूंगा। जी। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आए, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आए। बाहर आने से पहले खिज़ा चली आए, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आए। वाह, क्या बात है। ऐसे लगता है कि बिल्कुल रूह से रूह टकरा गई, इतने खूबसूरत अंदाज में आप गाना गाते हैं। तो शुक्रिया उसके बाद शुक्रिया। यहाँ मैंने 15 अगस्त 26 जनवरी पर मैंने यहाँ के हाँ। अली सागर ने पहले 10,000 रुपए इनाम दिए है। पहले मैंने एक गाना गाया, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन। अच्छा, इसे भी दो लाइन सुना दीजिए। तब मेरा लोकल फोन था वो 1200, तब मैं वो इतना वो टेक्नोलॉजी के साथ इतना। जी। अरे हाँ। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे बढ़कर सुबह तेरी सबसे रंगी
तेरी शान तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल आप रूहानी अंदाज में गाना गाते हैं, बहुत ही बिल्कुल दिल तक छू जाता है ना। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में ऐसे कौन से पल आए जब आप सबसे ज्यादा दुखी हुए, और ऐसे कौन से पल आए जब आप सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए? दुख हो गए मुझे तब, जैसे कि अब मैंने कहा था, मैं उस दिनों टेप रिकॉर्डर का जमाना था जी। यहाँ पर पुलवामा में एक कैसेट वाला था, वो इस तरह पर जोर कैसेट पुलवामा गुलजार कैसेट टुकरू सुनिए कैसेट नंबर 303 आवाज कुमार सानू की कैसेट की गुलजार कैसेट टुकरू मुझे बहुत याद आ गया। आपको पता है थोड़ा मिडिल क्लास से मैंने बहुत रोया, जी। क्योंकि फिर मेरी मम्मी ने वो चरखा हो ना, चरखा, हाँ। वो चरखा आपने सुना है शायद, वो माँ बहन का उसको करते हैं, कपड़े बनाते थे। हाँ हाँ, हाँ। उन्होंने वो उससे मेरे मजदूरी करके मेरे 20 रुपए का वो कैसेट लगाया। तो अच्छा खुशी हुई मुझे तब 2011 में, जब मोहम्मद रफी का दिन आ गया है 31 जुलाई। मैं मामा जी के पास था, मैंने रेडियो पर ऐड सुना, मैंने कहा मैं भी गाना चाहता हूँ। फिर उन्हें मेरे मामा जी ने कहा अरे वहां पर बड़े बड़े होंगे, तुम क्या गाओगे, तुम सीखते। मैंने कहा कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होती है। मैंने गाया, उन्हें नहीं माना तो वैसे गया मैं, और उन लोगों ने कहा यहाँ पर पहले बुकिंग है तो नहीं गा सकते। फिर मेरी मामा जी ने कहा उनको अगर रिहर्सल कर सकते हैं, रिहर्सल रूम में गा सकता था, ये गाना चाहते हैं मेरा बेटा। उन्होंने कहा हाँ गाएंगे, रिहर्सल रूम में कर सकते हैं। फिर उन्होंने माइक दिया मुझे, मैंने गाया क्या हुआ तेरा वादा वो कसम तेरा है, वो कसम वो इरादा। और उन लोगों ने चेयर मचाई, उन लोगों ने कहा अब तुम्हारा नाम हम लेंगे, तुम गाओ। जब मैंने असली गाया, असली मौके पर, वहां पर खुद ऑन अप्रूव उनकी डायरेक्टर ने मुझे पहले बी ग्रेड के लिए पास किया रेडियो कश्मीर में। हालांकि मैं अलग तैयारी कर रहा था, मगर उन्होंने कहा उसी वक्त अप्लाई किया है, ये पास है, ऑडिशन पास, क्या हुआ तेरा वादा। वो मेरी खुशी का माहौल था, टर्निंग पॉइंट। क्या बात है, क्या बात है। आपके मामा का क्या नाम है बताइए, हम क्षमा है। और जो शोले है ना, शोले कितने आदमी थे, उन्होंने उसमें कश्मीरी में बनाया है, कश्मीरी ठाकुर का उन्हीं का रोल था मेरा मामा जी का। अच्छा, क्या बात है। नाम क्या है आपके मामा जी का, हमारे श्रोताओं को बता दीजिए जरा। शफी शमा। चलिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि आप जैसे लोगों को इन्होंने तैयार किया। बहुत शुभकामनाएं। और वो जहाँ भी हैं, भगवान जो है उन्हें तरक्की दे, प्रगति दे, और अपनी जिंदगी में खुशहाल जीवन व्यतीत करे। तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे मामा यदि लोगों के पास में रहें, ऐसे गुणी व्यक्ति रहें, तो हमारे दृष्टिबाधित समाज के लोग भी दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करेंगे। बहुत अच्छा लगा। तो अब मैंने सुना है कि आप निमोक्री भी करते हैं, विभिन्न आवाज भी बनाते हैं। मैं सबसे निकलता हूँ, ये कहाँ से पता चल गया आपको? ये मुझे पता चला कि आप निमोक्री भी बहुत अच्छा करते हैं, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं आप। तो थोड़ा आप हमारे को बताइए। जानते, जब पहले चित्रलोक आया करता था रेडियो, उसमें एक आर्टिस्ट है, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, मगर उनकी आवाज, हमारा दिल हमारे साथ है। अमीन सैनी था, वो चित्रलोक में आता था सुबह। तो बहनों और भाइयों, अब सुनिए वेस्टर्न कैसेट का आवाज आशिक आवारा है, फिल्म का नाम है आशिक आवारा, आवाज उदित नारायण की। तो सुनिए, कैसेट नंबर होगी 375, प्रोग्राम है पेश चित्रलोक नए जमाने की। फिर मैं क्या करता था, अपने बूढ़ों बुजुर्गों को मेमोरी करता था। मैं मामा जी को सुनाता था, उनको रोना आता था कि बूढ़े अपने बुजुर्गों को नकल कर रहा है, ताकि मैं बहु वैसे ही आवाज निकालता था कश्मीरी में। तो हाँ, उसके बाद कश्मीरी एक एक्टर उनको नकल करता था, वो कश्मीरी है। और उसके बाद आ गया था 2015 में एक शो आ गया था रेड एफएम पर, एक कहानी ऐसी भी। हाँ, एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। हाँ वही, भूतों की। वो था जब दीपिका बार बार बानडेट के फोन में बार बार वाइब्रेशन हो रही थी। जब वो उठाती है, वहां पर आता है
प्लीज हेल्प मी हाँ, 1 मिनट। तो उस तरह मैं सुनता था। वो प्रवीण की कहानी में आज भी मकबूल है यूट्यूब पर। वो प्रवीण की कहानी में आज तो इसी तरह वो, अगर हम दूसरे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो प्रधानमंत्री है, जी। मेरे देशवासियों, हाँ, संतोष कुमार की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। हाँ। इस तरह मैं मेमोरी करता था जी। अच्छा अच्छा। अरे मैंने सुना है आप जानवरों की भी आवाज निकालते हैं, कुत्ते बिल्ली या बड़े बुजुर्गों की, तो हाँ, थोड़ा। बुजुर्ग नहीं, कुत्ते तो मैंने शुरुआत में देखा ना, जब हम दिल्ली में पढ़ते थे वहां पर। हाँ। मेरा उस्ताद और दूसरा वो, हम कुत्ते की आवाज निकालते। क्या बात है। हाँ हाँ। और वो हम्म, बिल्लियों का आवाज मुझे नहीं आता है, हाँ हाँ, वो बुजुर्गों की आवाज भी और निकालते हैं ना। मुर्गे का आवाज हम्म, आता है मुझे। हम्म। क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ मेरे एक दोस्त है, हाँ। अलका नामक के, आप भी जानते हो, वो मुझे प्यार से मुर्गा ही बुलाती है। अच्छा। कौन है। वही वही अलका, जो आप उनको जानते हैं ना, अलका। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। अरे क्या बात है क्या बात है। और वॉइस ओवर भी आप करते हैं मैंने सुना है, तो जो वॉइस ओवर भी आप करके दिखाइए थोड़ा सा, जैसे कैसे लोग इस स्टोरी को प्रारंभ करें, कैसे क्या करें, कहाँ पे कौन से शब्द को बोलना है, उतार चढ़ाव, थोड़ा हमारे जो वॉइस देखिए, ओवर पहले करते आपने हैं। बताया बूढ़ा बुजुर्ग। अगर बूढ़ा बुजुर्ग आपको आएंगे ना कश्मीरी, हाँ। कोई उर्दू जिसको नहीं सीखा वो कहेगा, देखो ये मैं कह रहा हूँ, संतोष कुमार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना मैं 2 थप्पड़ मारूंगा तो नहीं मारूंगा। सब्सक्राइब कर दो उसको जल्द से जल्द। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के जमाने में बहुत लोग आरजे बनना चाहते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं उनके अंदर होनी देखिए, चाहिए। मैंने हम्म, मैंने मैं सिंगर हूँ, मगर मुझे सब पर मैं रहता हूँ ध्यान, यूट्यूब पर, चाहे यूट्यूब पर सुनो या फेसबुक पर। मगर एक आरजे अगर बनेगा ना कोई, उसको जी सबसे पहले वर्स्टाइल पर काम करना है। मतलब जी उनको अगर कभी ड्रामा में बोर्ड, अगर कोई छोटी लड़की है, मतलब 30-25 साल की, अगर उसको डायरेक्टर बोड़े का रोल देगा, उसको करना चाहिए। वो कहेगा हाँ मैं शर्मा रही हूँ, बोड़े का रोल में नहीं, वो गलत है। हम्म। उसको हर किसी का टाइप का रोल करना, मतलब उसको हर किसी टाइप का रोल करना चाहिए जी मेरे हिसाब से, क्योंकि तभी आगे बढ़ पाएगी। अगर मुझे कोई भी गाना दे, मैं गा सकता हूँ। जी हाँ, जी टाइम लगेगा याद करने में, वो अलग बात है, रियाज करने में, वो करना चाहिए था। हर हर किसी वो स्टाइल बनना चाहिए था। जी जी। अच्छा, आप मोबाइल चलाना कब से शुरू किए। देखिए, मैं मामा जी के पास, उनको एक मोबाइल था 1600, नोकिया 1600, अगर आपको याद है। हाँ 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 वो था बोलता था। था स्टार दबाकर। हाँ, हाँ। तो मैं पहले स्पीकर ऑन करना सीखा। फिर हम्म मैंने याद रखा कहाँ पर क्या होता है सेटिंग। फिर मैं यहाँ पर जितने भी रिश्तेदार हैं उनको मोबाइल ठीक करता था। मेरे पास रिपेयरिंग करने आते थे मोबाइल, कहाँ एयरटेल में कौन सी सर्विस एक्टिवेट हो गई है, हाँ। ये बूढ़े बुजुर्गों को कौन से हेलो ट्यून लग गए, वो मैं ठीक कर देता था। क्या बात है। हाँ। तो मैंने सुना था, जब मैं एक वर्कशॉप पर गया कि जावेद टाक का, बिजबेड़ा का रहने वाले हैं, वहां पर एक अबरार नामक लड़का आता है, हम्म। और वो लोग टाक बैक में मोबाइल, वो कह रहे तुम क्यों नहीं लाते हैं। मैंने कहा ये कैसे, ये टाक बैक क्या तो है। फिर मैंने जब भी कोई मेहमान आता था, मैं उसको टाक बैक ऑन करता था, ऐसे उंगली फिरा रुमाल बांध नहीं करना आता था, फिर उसको हाँ, बुरा लगता था। फिर मैंने धीरे धीरे सीखा। उस श्रीनगर नटीपुरा में एक एसोसिएशन था, वहां पर मैंने सीखा। वहां पर एक हम खुद ही खाना भी बनाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, खुद हम्म। ही खाना पीना बनाते हैं, वहां पर हमने सीखा अच्छा, मोबाइल तो से। आप खाना बना लेते हैं। मुझे नहीं आता है, मगर थोड़ा थोड़ा मुझे आता था, जो मुझे वहां सीखा, राइस अच्छा, वाइस बनाना। क्या बात है क्या बात है। तो आप कुकिंग में भी मतलब रुचि रखते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा। अरे बहुत बढ़िया। तो अब तक आप कितने मोबाइल मतलब चला चुके हैं। देखिए, मोबाइल चलाना है, इसमें दोहराई नहीं, इसमें कोई भी मोबाइल मेरे पास, उसमें एक्सेसिबिलिटी टैग बैक ऑन होना चाहिए। जी। मैं कोशिश करूंगा सब मोबाइल को चलाने का।
अच्छा, ये तो ये लोगों को मोबाइल की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा लोग क्या क्या करें जिससे उनका मोबाइल ज्यादा दिन तक चले और हीट ना हो या और कोई प्रॉब्लम ना उसमें आए? सबसे पहले फजूल ऐप ना रहे। जैसे कि प्ले स्टोर में अगर किसी ने कहा है ऑडियो एडिटर है 2 मिनट के लिए, मगर उसको पहले देखो उसका जी कितने व्यूज है, क्या ये लायक है। ऐसे ही बिना इंस्टॉल करे उसमें वायरस भी हो सकता है। जी जी दूसरी बात, फजूल फोटोज वीडियो मत रखिए, क्योंकि वो बेफजूल। मैंने अपने मोबाइल में आज तक कोई फोटो नहीं रखा। जी। तो बस उसमें हल्का जो अपनी जरूरत के हिसाब वही चीजें रखो, बाकी फजूल आइटम नहीं। अच्छा, तो आप जैसे अब तक की लाइफ आपकी गुजरी है तो उसमें कोई आपकी फीमेल भी फ्रेंड हुई है या नहीं? नहीं, मेरे पास बहुत से सारे फीमेल फ्रेंड है, मेल फ्रेंड ऐसी पर्टिकुलर ऐसी कोई नहीं है। अच्छा अच्छा। पर्टिकुलर फ्रेंड अच्छा, मतलब आपकी कोई खास अपनी दोस्त अभी नहीं है? है, मगर वो दोस्त तक ही महदूद है। अच्छा अच्छा। कोई दूसरा मतलब नहीं चलाया मैंने। अच्छा, तो आपको वैसे आवाजें किस प्रकार की आवाज आपको ज्यादा बेहतर लगती है? जैसे आवाज की क्वालिटी अलग अलग होती है ना, किसी की शार्क आवाज होती है, किसी की वजनदार आवाज होती है ना? तो देखिए, हम्म। नॉइज, बिना नॉइज के आवाज एक माना जाता है। नॉइज जिसमें नहीं है वो आवाज, उसमें न ज्यादा बेस बड़े वो, ताकि वो खराब ना लगे, दरमियानी दर्ज हरारत उसके हिसाब से होना चाहिए आवाज। अच्छा, अब जो है हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे दृष्टिबाधित व्यक्ति एडिटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं या मिक्सिंग मर्जिंग करते हैं या और भी कुछ करते हैं, तो वो किन किन चीजों का ध्यान रखें कि वो और भी बेहतर अपने आप को साबित कर सके? देखिए, मैं एंड्रॉइड की बात करता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर तो मेरे पास है ही नहीं। जी अगर देखा जाए कंप्यूटर ही अच्छा है, मगर मेरे पास नहीं। मैं एंड्रॉइड की बात, उनको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए, कोई जल्दबाजी ना करे। उनको पहले शुरुआत में ये कहेगा कोई तुमको अच्छा नहीं आता है, उनको वापस कहना चाहिए हाँ हो सकता है। जी उसको थोड़ा गुस्सा तेज नहीं है, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, जी। क्या है। उसको वापस से चुपचाप सहना पड़ता है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा या बढ़ पाएगी। हाँ, मतलब लोगों को अपनी आलोचनाओं को सुनना चाहिए, क्योंकि हाँ, आलोचना में ही मगर उसमें विवेचना हमारी चाहिए। हमारी ही सुधार है। जी अगर जी कमेंट भी करेगा कोई, गलत करने दो, जी। उस पर भड़कना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, आखिर कोई व्यक्ति कुछ हो कह सकता रहा है है तो। हम में कोई हाँ, कमी है वो ठीक करे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी ऐसे अनछुए पहलू जहां पर हमारा ध्यान न गया हो और आप श्रोताओं को बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। और सबसे पहले जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, जी मगर और माँ बाप को कन्विंस करो। जी मगर कोई गलत रास्ता ना हो। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, अगर माँ बाप अनएजुकेटेड है, उनको सही तरह से समझाओ, उनको बाकियों को मिसाल दे दो उनमें। जी। हाँ, जिस तरह मैं सुकूल में गया था, मेरी माँ 10 दिनों तक मेरे साथ आ गई थी सुकूल। अच्छा, हाँ। चलिए क्या बात है। हाँ हाँ, तो उनको इस चीज का खास ख्याल रखना है। तभी जो अनएजुकेटेड माँ बाप, वैसे आज नहीं है, पहले जमाने की हो सकता है, अगर कोई हो भी, उनको इन चीजों का खास ख्याल रखना है। उनको अपने जो लड़का है या लड़की, उसको माँ बाप को बाकियों का मिसाल देना है। आजकल यूट्यूब पर है, बहुत से सारी ब्रांड या दृष्टि वाली यूट्यूब चैनल है, तो उन पर है, देख सकते हैं वो। जी। अच्छा, फैशन और ब्यूटी के संदर्भ में आपका क्या ख्याल है कि दृष्टिबाधितों को आम व्यक्तियों के सामने अपने आप को कैसा रखना चाहिए? क्योंकि कई कई बार ऐसा देखा गया है ना कि दृष्टिबाधित तो लोग होते हैं, लेकिन उठना कैसा है, बैठना कैसा है, अपने आप को सजाना कैसा है, कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे मेकअप करना है, बहुत लोगों को नहीं आता है। जिस जिस वजह से जो साइटेड पर्सन होते हैं, यानी नॉर्मल लोग होते हैं, वो ज्यादातर दृष्टिबाधितों को इस हिसाब से पसंद नहीं करते कि वो देखने में ठीक नहीं लगता। तो ब्यूटी और फैशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? फैशन को तो मैं ये कहना चाहूंगा, जी शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, साइटेड से ज्यादा ब्लेंड होना चाहिए, साफ या कोई डिसेबल। क्यों? क्योंकि उस पर लोगों को नजर रहती है, वरना उसको लोग कहे घर वालों ने उसको छोड़ा है, ऐसे पागल को छोड़ो उसको। क्योंकि उसको उसको ज्यादा साफ होना चाहिए। जी जी मैं उस पर यही बात करूंगा, शॉर्ट में यही बात है, जी जी। ज्यादा इस पर नहीं जोर डालूंगा। बाकी जी फैशन क्या करेगा, उसको अपने हिसाब से हाँ, वो पार्शली ब्लेंड फैशन कर सकता है। मुझे नहीं लगता जो फुल है वो क्या करेगा। सही बात है, सही बात है। क्योंकि हमें हमारा समाज भी छोटा है और हम लोगों की छोटी सी बातें भी बहुत जल्दी फैल जाती है ना?
तो इसलिए इन बोलने चीजों को का, साफ रहना चाहिए ना। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। बाकी हाँ, अगर अगर कोई जी कोई गाने के कोई घर में बैठे है बस ऐसा ही गाना घर में गाते हैं, अगर कोई हमारे साथ हमारे ग्रुपों में जुड़ना चाहते हैं, जी वो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर या नाम ले, इस यूट्यूब चैनल पर मैं उठाता हूँ, फिर उनसे बात करता हूँ, ग्रुपों में जोड़ देते हैं। जी जी बिल्कुल। यदि लोग आप हम सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप यदि हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे चैनल में जुड़ना चाहते हैं और हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। और अच्छा, एक चीज बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आप रियाज कैसे करते हैं? रियाज कैसे किया जाए कि आवाज बहुत अच्छी हो जाए? थोड़ा जो संगीत सीखने वाले हमारे श्रोतागण हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए, रियाज के बारे में, पहले मैं आवाज। ऐसे करता हूँ, मैं जब भी कोई रेडियो पर गाना सुनता हूँ मैं निकाल के हारमोनियम, मुझे लगता था शायद यही, मगर जी गाना गाना अलग बात है, रियाज करना अलग बात है। जी अपने गाना गाया नॉर्मली, मगर उसके ग्रामर पर ध्यान दो। जी देखो शब्द कहाँ से उसको होल्ड करना है, कितनी सांसें छोड़नी है, इस पर ध्यान दो। जी नहीं, किसी उस्ताद के पास जाइए, वो आपको बताए। जैसे कि सुबह का सुर रियाज हमेशा नीचे होना चाहिए। जैसे कि अगर आप गाएंगे सुबह के वक्त, ये सुबह के वक्त अजीब लगेगा, हाँ और उसको हाँ नीचे सुरों पर रियाज करना है। मतलब सुबह का जो रियाज होना है, अगर वो दिन में ना भी करे जरूरत नहीं है, मगर सुबह का रियाज होना चाहिए जरूर, वरना पूरा नुकसान हो जाएगा। एक दिन अगर छोड़ा, वो एक महीना जाया हो जाएगा। जी जी। और खाने, जो संगीतकार लोग होते हैं वो अपनी आवाज को शार्प रखने के लिए खाने पीने में किन किन चीजों का परहेज करें कि बहुत बड़ा उनकी आवाज सवाल है फटे इसमें। नहीं? जी वो तीखा तीखा मतलब जो खट्टा और तीखा, उसमें फर्क है। जी टमाटर जैसा अगर खाए खाए एक दो दिन में कुछ नहीं, मगर ज्यादा मत खाए फिर पूरा। और गर्म पानी पीना चाहिए, मतलब अ, गर्म पानी, मतलब जो उसको आजमाना चाहिए था, किस खाने से मुझे एलर्जी हो जो वो ना खाए, जी। तभी वो सफलता हो जाएगा। चलिए, आशा है कि हमारे साथीगण इन चीजों पर ध्यान रखेंगे और संगीत की दुनिया में एक नया कारवां स्थापित करके विश्व पटल पर नाम रोशन करेंगे। तो सर, अब जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को यहाँ पर कौन सा गीत सुनवाना पसंद करेंगे? देखिए, इससे पहले मैं ये कहूंगा, अगर मेरे ही गीत सुनना चाहते हैं, वो जी मेरे मेरे पर्सनल कश्मीरी गीत, उर्दू गीत, जी तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल यासिर नूरानी कलेक्शन सर्च करना है, वो मेरे टेलीग्राम में आ सकते हैं। जी बिल्कुल। श्रोतागण ध्यान रखें कि आप इनके हमारे यासिर के जो सर हैं, इनके आप टेलीग्राम को पर जाएं और हाँ, उसका यासिर नूरानी कलेक्शन कलेक्शन टाइप कीजिए, मिलेगा। मिलेगा। हाँ, अगर यूट्यूब पर सुनना चाहते हैं कश्मीरी, तो यासिर नूरानी ऑफिशियल सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ इसमें कश्मीरी गाने मिलेंगे। जी अगर हिंदी उर्दू सुनना चाहेंगे तो सिंग इंडिया कवर सॉन्ग पर क्लिक कीजिए, यूट्यूब पर मिलेगा उर्दू हिंदी सिंग इंडिया कवर सॉन्ग। जी। तो श्रोतागण, आप इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए इनकी आवाज में सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे गीत, गजल, भजन सुन सकते हैं। यहाँ तक कि राग वगैरह भी सुन सकते हैं। तो चलिए, तो सर, यहाँ पर आप अब हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत सुनवाना पसंद करेंगे? तो गीत में कुछ एक गजल है, कतिल शफाई साहब का कलाम है। जी राहों पे नजर रखना, होंठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। जी वो जी गाते हैं भूपिंदर सिंह जी और मिताली सिंह जी। जी मैंने जी कोशिश किया है, वो आप चलाइए, आपकी लाइब्रेरी में अगर हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य चलाएंगे। 2 लाइन यहाँ पर आप अपनी आवाज में हमारे श्रोताओं को गुनगुना के बता दें, ये गाना हम अवश्य सुन पाएंगे। ओ हो राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना,
आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साथी गणों से निवेदन है कि आप जो है इसी तरीके से हमें अपना प्यार, आशीर्वाद, दुलार देते रहें। हम नए नए फनकारों को, नए नए कलाकारों के बारे में आपको बताते रहेंगे, सुंदर सुंदर इंटरव्यू सुनवाते रहेंगे। और सबसे पहले तो यासिर सर, आपने अपना जो है सब कीमती समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए सभी की तरफ से थैंक यू सर जी, थैंक यू। बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया, धन्यवाद। क्योंकि और आप भी बड़े कलाकार है। एक कलाकार को सवाल पूछते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ सके। तो दीजिए मुझे अनुमति, फिर मिलूंगा किसी अन्य इंटरव्यू में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, शब्बा खैर। हो 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 राहों पे नजर रखना, होंठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, होंठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। एहसास की शम्मा को इस तरह जला रखना, एहसास की शम्मा को इस तरह जला रखना, अपनी बेखबर रखना, उसका भी पता रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। रातों को भटकने की देता है सजा मुझको, रातों को भटकने की देता है सजा मुझको, दुश्वार है पहलू में दिल तेरे बिना रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना।
पे नजर रखना, होंठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। ओ हो एक नया नजरिया मिली हर सवाल को दिशा, ये षटकार एक आईना जिसमें दिखी हर सोच की सीमा। बातों का ये सिलसिला है खास, दो दिलों की गूंज का एहसास। यह सच की खोज एक सफर, दिल से दिल तक रूबरू अगर। एक अद्भुत सा पुल है ये ज्ञान का, मानव अनुभव के सम्मान का, मानव अनुभव के सम्मान का।